दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो ब्राज़ील है वे विश्व के स्तर पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा एक उत्पादक देश है। चिली, पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक है। जो ब्राज़ील है और बोलिविया है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा टीन उत्पादन होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो चील है और जो पेरू है, यहाँ पर तांबा का अधिक उत्पादन होता है। ये अग्रणी देश है इस मामले में। आगे दक्षिण अमेरिका के पास सोना, क्या क्या है? सोना है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, ये कुछ दिख नहीं रहा, चलिए इसी से अभी काम चलाते हैं। क्रोमियम और आगे आगे इसके आगे मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्ट्रा और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो अफ्रीका के विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मोटे तौर पर देखा एक तरीके से अनुमान लगा जाए या इसको मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे लौह अयस्क है, इसके साथ ही साथ तेल का उत्पादक भी होता है, तांबे का उत्पादन भी होता है, चांदी का, जस्ता का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, क्रोमियम और साथ ही साथ अभ्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्टस, हीरा, इन सब का उत्पादन अवश्य एक मतलब इस प्रकार के जो खनिज तत्व हैं अधिकांश रूप से इन देशों में पाया जाता है। आगे अफ्रीका की बात की गई है तो अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। खनिज संसाधन में सबसे धनी है अफ्रीका और हीरा, सोना और प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा अयस्क और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और साथ ही साथ ऑक्साइड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। मोटे तौर पे मोटी मोटी जो धातुएं हैं वे भी पाई जाती हैं और साथ एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो तेल है, तेल खनिज तत्व है, वो भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के काल कुरली और साथ ही साथ कुल्लाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं।
अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेप विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण स्रोत में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क और सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इसे आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में तक में होता है। तो खनिज जो पदार्थ है उसके अलग अलग उपयोग बताए गए हैं। जैसा कि अभी क्या है देखा अभी हमने, जैसे जो कुछ विभिन्न प्रकार के रत्न मिलते हैं खनिज के रूप में, तो इनको ये कुछ ठोस प्रकार के होते हैं और ये आभूषण बनाने में काम आते हैं। तो एक तरीके से इनका जो खनिज जो होते हैं ठोस, उनका एक अलग प्रकार से प्रयोग है, वो एक अलग कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की शैली से जोड़कर विभिन्न प्रकार की जो ठोस वस्तुएं, हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, पन्ने हो गए, तो इन सब की आकृति को एक प्रकार से निर्मित करने के लिए, उसका शेप देने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से करने के लिए कुछ ठोस ऐसे खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले एक खनिज तत्व है, तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के जैसे तांबा हो गया, तांबे का जो उपयोग होता है वे सिक्के के लिए किया जाता है, और जो पाइपें होती हैं उसका उपयोग किया जाता है तांबे का। और इसी प्रकार एल्युमिनियम का भी एक उदाहरण है। एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है वे ऑटोमोबाइल में होता है, और विभिन्न प्रकार के जो घर निर्माण हो गए, भवन निर्माण हो गए, उसमें होता है। और जो ऑटोमोबाइल हो गया, कहने की मतलब जो जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो कार हो, साइकिल हो, और फिर मोटरसाइकिल हो, या कोई भी अगली बड़ी सी जो होती हैं, जो ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, तो इन सब में इनका उपयोग होता है। खनिजों का संरक्षण। देखिए, खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जो खनिज हैं इसका संरक्षण करना है हमें। कैसे? संरक्षण में पुनर्चक्र, कम प्रयोग और पुनः प्रयोग। तो कोई जो खनिज है उसको सबसे पहले तो ये एक तरीके से कोशिश की जाए कि उसका कम उपयोग हो, और जो उपयोग हुआ है उसका
पुनः उपयोग हो, और पुनः उपयोग होने के बाद उसका क्या होता है, उसका पुनर्चक्रण होता है। ये देखिए खनिजों का संरक्षण, ये वही बात की गई है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचालन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षण या फिर खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले जो मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता है, तो पहली बात तो जो नहीं जानते, पहली बात यही है कि जो नहीं जानते किसी भी संसाधन का कैसा उपयोग करना है या किस प्रकार उसे सुरक्षित एक तरीके से बचाव से उसका उपयोग करना है। किसी भी संसाधन का उपयोग करने से पहले उस व्यक्ति को उसका पहली बात ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, ये जो संसाधन है वे इन साधनों से निर्मित होता है या इन प्रक्रियाओं से गुजर कर फिर हमारे पास तक पहुंचता है। तो हम उसका उपयोग क्या करें, पहली बात आवश्यकता पड़ने पे ही करें और जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें और इसके अलावा बर्बाद ना करें। कोई भी खनिज संसाधन हो गया, जैसे जल हो गए, एक प्रकार का ये संसाधन ही तो है, खनिज संसाधन ही तो है। पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया और विभिन्न प्रकार के संसाधन हो गए। जितना मनुष्य उपयोग कर रहा है अभी के समय में, और जितना भी उपयोग वे एक तो सीमा में करता है और एक अत्यधिक सीमा में। तो जो कई प्रकार के लोग होते हैं तो वो अपनी तरीके से उसे यूज करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी तेज़ी से मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है खनिज संसाधन का, उतनी तेज़ी में जो खनिज संसाधन है वे तैयार नहीं हो रहे। तो जो भी संसाधन मिले हैं उसको उचित उपयोग करना और समय देना कि जो अन्य जो खनिज तत्व तैयार हो रहे हैं प्राकृतिक रूप से, उसको समय देना, उसको जो है उसका कम उपयोग करना। कहने का अर्थ ये है। तो इसको हम पुनर्चक्रण द्वारा एक तरीके से उपयोग करके, उसका पुनर्चक्रण में उपयोग करके खनिज जो भी है उसका बचाव कर सकते हैं, नष्ट होने से बचा सकते हैं। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों की बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उस बटन को बंद करते समय सोचती है कि शहर की जिंदगी आरामदायक प्रतीत होती है, लेकिन विद्युत उपकरणों या गैजेट जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और औद्योगिकी
प्रौद्योगिकी के एक नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो जो शक्ति संसाधन, इसका अर्थ समझिए कि जो भी संसाधन है, एक प्रकार जिस भी संसाधन से हम जो भी कार्य पूरा करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं, तो वो शक्ति संसाधन कहलाता है। कैसे शक्ति संसाधन कहलाएगा कि मान लीजिए जो बिजली है, अभी हमने ये उदाहरण देखा कि जो सन्नी की माँ है वो कैसे कैसे अपना काम ख़त्म करती हैं, कैसे करती हैं, जैसे कि ब्लेंडर से जूस निकालती हैं। तो जो और ये किसके द्वारा चलता है, ये बिजली के द्वारा चलता है। तो बिजली से क्या हुआ, जूस निकाल लिया उन्होंने ब्लेंडर से, तो ये एक तरीके से संसाधन की शक्ति कहलाएगा कि उससे जो कार्य संपन्न हुआ। तो कहने का अर्थ यही है कि जो अभी हमने उदाहरण देखा कि जो सनी की माँ होती है, वे बिजली के बारे में कितना कुछ सोचती हैं कि हाँ, शहरों में बिजली बहुत ही जीवन पहली बात आरामदायक होता है, वो भी किस वजह से, वो संसाधनों की वजह से, चाहे वे बिजली हो, पानी हो, या फिर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, और विभिन्न प्रकार की जो व्यक्ति के जीवन एक प्रकार से जीने में सहायता प्रदान करते हैं, वे सभी संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे कोई सी भी छोटी से छोटी वस्तु हो गई। तो ये हमने अभी उदाहरण देखा। आगे देखिए, शक्ति अथवा ऊर्जा। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऊर्जा है या संसाधन है, शक्ति अर्थात ऊर्जा, हमारे जीवन में या हर एक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार से चाहे वे उद्योग के रूप में हो गया, कृषि के रूप में हो गया, परिवहन के रूप में हो गया, संचार के रूप में हो गया, या प्रतिरक्षा के रूप में, ये सब क्या होता है, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति है। इस रूप में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। जो इसी प्रकार जो ऊर्जा है या संसाधन है, इसे दो वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले वर्ग में आएगा परंपरागत जो भी संसाधन है वे, और साथ ही साथ जो दूसरी श्रेणी में आएगा वो आएगा गैर परंपरागत संसाधन। पहला परंपरागत संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत स्रोत के बारे में यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। जो परंपरागत स्रोत हैं या ऊर्जा हैं, ये क्या हैं, ये बहुत लंबे समय से व्यक्ति इसका उपयोग करता चला आ रहा है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन, ठीक है, देखिए यहाँ बात करी गई है ईंधन की, और दूसरी की गई है जो वो है जीवाश्म ईंधन। ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक ईंधन हो गया और एक जीवाश्म ईंधन हो गया। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो कि अभी देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ईंधन का उपयोग
पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। ईंधन का उपयोग क्या करते हैं इसका, जैसे कि पकाने में, जैसे भोजन हो गया, और जो ऊष्मा है, ऊष्मा प्राप्त करना हो तो जैसे कि सर्दी में क्या करते हैं सभी व्यक्ति, अंगीठी जला लेते हैं और उससे जो भी ऊर्जा मिलती है, उसकी जो ऊष्मा होती है वो वे जो सर्द से बचने के लिए काम आती है। तो उसी प्रकार की, जैसे पकाने के लिए क्या होगा, जैसे भोजन पकाया जाता है, पकाना का अर्थ यहाँ पे ये है, ठीक है। और साथ ही साथ ऊष्मा की बात करी गई है, तो एक प्रकार से तापीय ऊष्मा की बात हो रही है। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होते हैं। हमारे देश के ग्रामीण या ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक जो ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो भी किससे प्राप्त होता है, ये सब ईंधनों से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी ईंधन हो गया जिसे बनने में अधिक समय ना लगता है, समय तो लगता है लेकिन अधिक वर्ष या फिर बहुत ही अधिक समय नहीं लगता। लेकिन जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, बहुत समय लगता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जब लाखों वर्षों तक जो पेड़ होते हैं, जीव जंतु होती हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, जब ज़मीन के अंदर काफ़ी वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक दबी रहती हैं और उनसे पेट्रोल बनता है, जब डीजल बनता है या अनेक प्रकार के कोयले बनते हैं, और जब बहुत वर्ष पुराना हो जाता है तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार वे सब क्या आता है, वो ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जो जीवों, एक साधारण रूप से समझा जाए, जो जीवों से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु की हड्डियां हैं, ये एक प्रकार से जीव के ही अंश हैं, क्योंकि जीव वो जो वृक्ष है वह बढ़ता रहता है ना, तो और जो मनुष्य हैं वो तो जीव हैं ही, और जो पशु पक्षी हैं वो तो जीव हैं ही, और साथ ही साथ लेकिन जो ये वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी जीव के अंदर ही आएंगे, क्योंकि ये सजीव हैं, है ना, बढ़ते रहते हैं हमेशा समय के साथ साथ। तो इस प्रकार अभी ईंधन वे हैं, देख लिया हमने, जिनका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है, और ग्राम के जो लोग होते हैं कम से कम 50% से भी अधिक क्या होता है, वे एक प्रकार से ऊर्जा ईंधन से ही अपना कार्य संपन्न करते हैं, या अपनी एक प्रकार से जो क्रियाएं करते हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक तेल, देखिए यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, अभी हमने परंपरागत, अभी हम देख रहे हैं, आगे चल के गैर परंपरागत देखेंगे, ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया था, वो अभी हमने देखा था कि पहला तो परंपरागत है और दूसरा है गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देखिए, सबसे पहला है ऊपर खनिज तेल। खनिज तेल और साथ ही साथ प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जमीन के बहुत अधिक नीचे जाके मिलती है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि विभिन्न प्रकार के जो कूपिक खनन पढ़ा था,
और पृष्ठ खनिज तत्व पढ़ा था। तो वैसे ही प्रकृति गैस को भी हमने देखा था, ये धरती के बहुत ही अधिक नीचे अंदर जाके मिलती है, बहुत गहराई में पाया जाता है। और इसी प्रकार तेल भी है जो कि बहुत अधिक गहराई में नीचे की तरफ पाया जाता है। तो ये क्या है, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो लंबे समय तक अपनी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में वे रहते चले आए हैं। और ये जो गैस ये जो खनिज तेल है ये किससे, इन्हीं सब जीवाश्मों से ही प्राप्त होता है। तो ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएगा, ये याद रखिए। सबसे पहले इसका लाभ बताया गया और हानि बताया गया है। तो जो खनिज तेल है उसका लाभ क्या है, सबसे पहला इसका जो लाभ है, आसानी से परिवहनीय या टैंकर, मतलब जो तेल है उसका आसानी से एक परिवहन में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। तो ये जो ये पेट्रो रसायन एक तरीके से ये एक द्रव्य पदार्थ है। तो इन सब का क्या होता है, इन सब का एक प्रकार से उद्योग भी होता है। तो इनका उद्योग में भी उद्योग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी हानि जो है वे है तेल आदि प्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का आवश्य होता है। कैसे, जैसे जो तेल है अधिप्लावन और गैसीय रिसाव, अगर जैसे कहीं तेल है, ठीक है, वो क्या होगा, धरती पे गिरेगा या जल पर गिरेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो गैसीय रिसावन होता है उन सब में क्या करता है, ऑक्सीजन का अवश्य कर लेता है। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए पृथ्वी पर कहीं तेल गिरा, ठीक है, तेल की हानि की बात हो रही है, कहीं तेल गिरा पृथ्वी पर, लेकिन जब ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए तेल गिरा, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो क्या होगा, जो इस सतह पर जो तेल गिरा है इसके नीचे जो भी जल होगा, पृथ्वी में जल तो होता ही है ना, जल अवशोषित होता है, हमेशा जल अवशोषित होता रहता है। जब किससे, जल वाष्पीकरण के बारे में अभी हमने देखा था, किसमें इससे पहली वाली जो क्लासेस हमने देख ली उन सब में था। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, बहुत सारे जो चैप्टर हमने डिस्कस किए थे वो सब एकदम क्रम वाइज है वहाँ पर। तो जिन्होंने नहीं देखा वे वहाँ पे जाके देखें। तो जब ये जो तेल होगा वो धरती पे इस स्थान पे मान लीजिए गिरा, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जल है, ठीक है, तो उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जो तेल की सतह है ना, वे उससे वाष्पीकृत होने से रोक लेगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो इस स्थान का जो भी ऑक्सीजन होगा ना, तो ये वहीं रोक लेगा, तेल उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, मतलब इसे अब सूर्य अवशोषित नहीं कर सकता। तो ये हानि है। ये हालांकि यहाँ पे छोटे तौर पे एक बिंदु के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जब यही चीज़ समुद्र में होती है तो बहुत दिक्कत होती है। क्यों, जब समुद्र में होती है, मान लीजिए कहीं का जो तेल भंडार है समुद्र के माध्यम से लाया जा रहा है किसी दूसरे देश में, कहीं सागर से होते हुए अगर वो नाव आ रही है, नौ चालक के माध्यम से अधिकांशतः इनका व्यापार होता है, या कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है। तो जब वो कभी किसी कारणवश जब उसमें कोई परिवर्तन आता है या कोई नाव में हलचल होती है, या किसी के द्वारा भी जब वो तेल होता है ना, बड़े बड़े टैंकर्स में भरे होते हैं, एक बड़े बड़े टीन्स जो होते हैं उसमें भरे होते हैं,
तो वो किसी कारण वो अगर एक भी टीन उसमें से निकल कर समुद्र में गिर गया, नाव से निकल कर या नाव से ही बहकर वो किसी भी प्रकार से अगर नदी में तो नहीं जाता, सामान्य रूप से समुद्रों में इनका व्यापार होता है। तो अगर वो समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, जब वो समुद्र में तेल जाएगा तो समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये तेल है ना, तेल जब जाता है उसमें जल में, तो उसकी जो भी एक प्रकार का जल का गुण धर्म होता है ना, उसे समाप्त कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। तो उसके अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन जब नहीं मिलती तो वो मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से तेल की हानि हो गई। तो उसका एक तरीके से उसका नेगेटिव जो वो हो गया, एक प्रकार से एक पक्ष है इसका। इसी प्रकार आगे निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा। तो इसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा का भी एक प्रकार से इसके एक कारण है, इसकी एक हानि का रूप है। आगे नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। तो अगर तेल की जगह अगर कोई ऐसा ईंधन हम प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, बहुत अधिक खोज खबर करनी पड़ेगी कि कौन सा अगर तेल के स्थान पर किसी और चीज़ का उपयोग किया जाए। कहने का अर्थ मतलब कि कोई और ईंधन लाया जाए तेल के स्थान पर, तो इसके लिए थोड़ा ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है। जिसका जो कार्य होता है वो वही कार्य संपन्न कर पाता है। प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है। प्राकृतिक गैस के लाभ ही लाभ हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सर्वप्रथम इसका लाभ है कि ये आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तो मतलब इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे परिवहनीय कर सकते हैं, मतलब उसे प्राकृतिक गैस को पाइप के माध्यम से कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं और उसे संरक्षित करके रख सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ। तो जो प्राकृतिक गैस होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता एक तरीके से। तो ये जो होता है ये तेल से भी और कोयले से भी क्या होता है, अधिक स्वच्छ होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से प्राकृतिक गैस है। तो जो तेल के अवगुण और हमने अभी लाभ देखे, तो उस पे प्राकृतिक गैस का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ना ही कोयले में भी जो विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो उन सबसे अधिक उत्तम प्राकृतिक गैस है और तेल से सस्ता है। प्राकृतिक गैस जो है वे तेल से भी सस्ती है। आगे देखिए, आगे यहाँ ईंधन के बारे में बात किया है और यहाँ कोयले के बारे में बात किया है। ये है क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात करी है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इसमें क्या आएगा, इसमें अभी हमने देखा कि तेल आएगा। तेल जो मतलब कि तेल में भी क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल वगैरह होता है, एक प्रकार से इसमें ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है धरती से, ठीक है। उसी के अंदर जब वो गाढ़े रंग का प्राप्त होता है ना, तो वो उसको एक तरीके से वो तरल पदार्थ होता है, उसको छान के अलग किया जाता है। जब छान के अलग किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के एक ही तेलों के अंदर से 5-6 प्रकार के तेल भिन्न भिन्न प्रकार के निकल के सामने आते हैं। जैसे जो काला तेल हो गया और जो ग्रीस हो गया, ये सब उसी से निकल के आते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी बहुत समय लगता है।
तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की हम बात कर रहे थे, अब ईंधन की बात कर लेते हैं। ईंधन के जो लाभ हैं वे क्या हैं? ईंधन का लाभ है कि सुप्राप्य, मतलब ये सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। अब मतलब कोई कष्ट को या कोई परेशानी नहीं हो, तो ये ईंधन जो है वो ये सरलता से प्राप्त है। जैसे किसानों को जो कृषि करते हैं उन्हें ईंधन बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों? वो क्या करते हैं, जो भी खेतों में फसल होती है तो अंत में क्या करते हैं, उससे सुखा देते हैं। वो सूख ही जाती है अंत में, जब उसकी जब फसल तैयार हो जाती है, जब उसकी कटाई हो जाती है, तो वो जो भी उसमें से सूखे हुए तत्व निकलते हैं ना, वो एक प्रकार से ईंधन है। तो बहुत से लोग उसका क्या करते हैं, उसका या तो फिर झोपड़ी जो बनाते हैं, गांव में फूस की झोपड़ी, जो निर्धन व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर फूस की झोपड़ी बना कर रहते हैं। तो वो तो फूस की कुछ झोपड़ी बना लेते हैं, और कुछ उन्हीं ईंधनों का प्रयोग क्या करते हैं अपने जो गांव के लोग होते हैं। अब तो फिर भी कई लोग गैसों का प्रयोग क्या करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो अभी अधिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो इन्हीं ईंधनों का उपयोग करके भोजन अपना बनाते हैं। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर बहुत से लोग होंगे तो ये एक प्रकार से ईंधन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ईंधन में विभिन्न प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि अभी हमने फसलों से बचे हुए जो विशेष लकड़ियाँ थी उन सब की बात करी। इसके अलावा इसमें फल भी आ सकते हैं, फूल भी आ सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के फल होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान पे जहाँ भी उगाए जाते हैं तो ये इसका जो उपयोग होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार रखते हैं, लेकिन और सब बेच देते हैं। तो जो ईंधन के विभिन्न रूप हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आ सकते, उसके अनगिनत रूप हैं। लेकिन इसकी हानियाँ भी हैं। क्या है इसकी? संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है। बिल्कुल, जैसे किसी मान लीजिए जो भी फसल के माध्यम से अनाज मिला है, अन्न मिला है, तो उसे जब संरक्षित करेंगे, लेके आएंगे, फिर उसकी फसलों से उसको निकालेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर उसके भी कई चरण होते हैं। इन सब प्रक्रिया के माध्यम से अब उसकी दिक्कत क्या है, अब उसको अच्छे से रखना है। मतलब अब उसमें ऐसे स्थान पर रखना है ना कि उसमें उसके अंदर ना कीड़े लगे, ना कीड़े मकोड़े लगे, और वो काफ़ी लंबे समय तक रह सके। तो इसके लिए उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी एक प्रकार से करनी होती है। तो एक प्रकार से एक लाभ भी है, तो एक प्रकार का हानि भी है। अगर व्यवस्था में जरी सी भी चूक हो गई तो क्या होता है, जो अन्न होता है ना वो खराब हो जाता है, जो अनाज होता है। हालांकि गेहूं चावल तो बच जाते हैं, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की फसलें होती है, जैसे प्याज हो गए, आलू हो गए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लंबे समय तक संरक्षित रखने में थोड़ी समस्या होती है। और प्रदूषण फैलने वाला, तो जो ईंधन होते हैं कई प्रकार के, जो वो क्या करते हैं, वे प्रदूषण भी फैलाते हैं। जैसे लकड़ियों को अगर जलाया जाए तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा ना। वैसे ही विभिन्न प्रकार के हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि करता है। तो जो ग्रीन हाउस गैस हम पढ़ते हैं उसी की बात कह रहा है। तो उसमें क्या करता है, उसमें एक प्रकार से वृद्धि का कार्य करता है। जब कोई भी ऐसी गैस जो होती है, जब जो पृथ्वी के लिए उचित नहीं है, तो इससे क्या होता है, इससे ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होती है। जैसे बढ़ोतरी होती है तो तापमान क्या होता है, तापमान में गर्मी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, सब ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो ये सब पिघलने लगते हैं, और समुद्र का जो जल का स्तर होता है वो बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार की दिक्कत होती है। और नवीकरणीय, ओह सॉरी, निर्विकरणीय, मतलब अब एक बार जब ये उपयोग हो चुका है तो अब इसका मतलब पुनः उपयोग बहुत कम होता है।
आगे हैं, यहाँ कोयले की बात करते हैं। कोयला है जो सबसे पहला कोयला का लाभ है विस्तृत रूप से उपलब्ध। कोयला है वे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, इसका ये लाभ है। और दूसरा जो है विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। तो कोयले के माध्यम से जो बिजलियाँ बनाई जाती हैं, तो कोयले को परिवर्तित करके क्या करते हैं, वे बिजलियाँ उत्पन्न करते हैं। तो ये एक तरीके से कोयले का लाभ है, लेकिन इसकी हानि भी है कि एक प्रदूषण का स्रोत है। तो कोयला है, कोयले में विभिन्न प्रकार की गैसें जो ऐसी निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए उचित नहीं है, ठीक है। परिवहन के लिए भारी, तो कोयले का जो उपयोग है वो परिवहन के लिए उचित नहीं है और नहीं किया जाता है इसका परिवहन में उपयोग। हालांकि पहले होता था किसमें, रेलगाड़ी में। जो रेल है विभिन्न प्रकार के ऐसे पहले भाप के इंजनों से जो है बनी, फिर कोयले से बनी, फिर और भी कई प्रकार के परिवर्तन आए, और फिर अब कैसे चलती है, अब बिजली से चलती है, ठीक है। आप देखिए हाँ, जल विद्युत है, ये उसकी बात हो रही है। अब जो जल विद्युत है इसका जो लाभ है ये प्रदूषण मुक्त है। तो जो जल से विद्युत मिलती है वो प्रदूषण मुक्त है, वो उससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। आगे सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। तो जल विद्युत एक प्रकार से सिंचाई के लिए लाभकारक है और मत्स्य पालन के लिए भी है, और ये क्या है, सस्ता भी है। तो इसके 3 गुण धर्म हैं, और आगे इसकी 3 हानियां भी हैं। स्थानीय समुदाय का विस्थापन, तो जल विद्युत जहाँ पर होता है तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में जल को एकत्रित किया जाता है, और ख़ास तौर पर ऐसे स्थान पर जहाँ बड़े बड़े पक्के से वो बनाए जाते हैं, आसपास मशीनें लगाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ों की वो व्यवस्था की जाती है। आगे निम्न क्षेत्रों में तो उससे क्या होता है, विस्थापन हो जाता है, ठीक है। अब इतना याद रखना, ये तो मैं थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था। तो क्या होता है, जब वो उस क्षेत्र को अधिक बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो स्थानीय लोग होंगे ना उनको विस्थापन करना पड़ेगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भेज दिया जाएगा। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला। तो विभिन्न प्रकार के जलप्लावन की बात की गई है कि क्षेत्र में जो भी सबसे पहले तो आज के समय में क्या है, पहले तो जल की अलवणीय जल जो है उसका अभाव है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, जब अब विद्युत जल विद्युत की बात की तो उसमें ऐसे स्थान पर बांध बनाया जाता है, और बहुत से उसमें क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि सबसे पहले जल का स्रोत देखा जाएगा कि वहाँ पे नदियाँ हों, खासतौर पे ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी स्थापित किया जाएगा, जैसे कि अब विद्युत के लिए बहुत से उपकरण चाहिए, जल व्यवस्था चाहिए, ठीक है, और आसपास का क्षेत्र चाहिए, तो इन सब में उसको व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए उसमें खर्च भी अधिक आता है। तो ये वही कह रहा है, उसके हानि और लाभ थे। ये देखिए, ये कुछ मानचित्र हैं, सॉरी ये चित्र हैं, इसमें कुछ उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला। तो ये देखिए, जो ये ईंधन है ये किसे, लकड़ियों को लेके जा रही है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। और ये देखिए, ये जो इसका नीचे वाला दृश्य है 3.10